लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण में हमने डिस्कस किए थे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अभी तक हमने इस चैप्टर में सिर्फ अम्ल और क्षारक के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे लवण, सोल्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लवण, सोल्ट। तो क्या होते हैं लवण या सोल्ट? सोल्ट जो होते हैं लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच स्केल पर पीएच मान होता है 7 और इनका जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, क्योंकि खट्टे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल जबकि कड़वे पदार्थों को कहते हैं क्षारक। और अम्लों का पीएच मान पीएच स्केल पर 7 से कम होता है, जबकि जो क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से 14 तक होता है। जबकि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच स्केल पर पीएच मान होता है 7 उनको कहते हैं लवण। ठीक है ना? वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है लवण कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका पीएच स्केल पर पीएच मान होता है 7 वो कहलाते हैं लवण। अगर बात करें लवण को बनाने की, तो लवण को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा तरीका है अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराकर। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उदासीन करके एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, और उस उदासीन पदार्थ को कहते हैं लवण। ठीक है ना? तो लवण जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराने पर बनते हैं। तो जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो बनता है लवण, और इसमें जो है जल उत्पन्न होता है। लवण जो है ना एक उदासीन पदार्थ है और इसका पीएच स्केल पर जो पीएच मान होता है वो होता है 7। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ये कुछ लवण के एग्जाम्पल हैं जो हमारे सिलेबस में है। जैसे कि पहला लवण है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है? यहाँ पर कुछ लवणों के साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, जिनमें से हम एक एक करके वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला लवण है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अगर बात करें व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर की, तो इसका रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है बनाने की विधि। अगर बात करें बनाने की विधि की, तो व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है। तो जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। ठीक है?
तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरीन गैस से, तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके बनाता है CaOCl2, और इस अभिक्रिया में H2O जल अलग हो जाता है। तो इसमें जो ये CaOCl2 है ना, यही है व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उपयोग। व्यंजक चूर्ण के उपयोग। तो व्यंजक चूर्ण का पहला उपयोग है इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग है जल को जीवाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है। जैसे कि इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। जबकि तीसरा उपयोग है जल को जीवाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में ये जो उपयोग है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन आता है? तो उपयोग से क्वेश्चन काफी सारे तरीकों से आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक कैल्शियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। तो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसमें कैल्शियम उपस्थित है, इसलिए ये कैल्शियम का एक यौगिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एक कैल्शियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। तो कैल्शियम यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। जिससे कि इसका उपयोग अपचायक के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग जल को जीवाणु रहित करने में भी किया जाता है। अगर हम जल में, पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें व्यंजक चूर्ण, तो जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं और जल जो है शुद्ध हो जाता है, पीने के योग्य हो जाता है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक ऐसे कैल्शियम यौगिक का नाम बताइए जो जल को जीवाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। तो इस यौगिक का नाम है व्यंजक चूर्ण। ठीक है ना? तो ये ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण के उपयोग हैं। ये इसके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि है। पहला लवण पूरा हो गया है। इसके बाद दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का एक और साधारण नाम होता है, इसे कहते हैं खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन
या हाइड्रोजन के स्थान पर हम बाई भी लगा सकते हैं, बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यह इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसके दोनों रासायनिक नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए NaCl, जल, H2O प्लस CO2 प्लस NH3 की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है। तो इससे दो यौगिक मिलते हैं, एक मिलता है NaCO3 जबकि दूसरा बनता है NH4Cl। इसमें जो NH4Cl है ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। जबकि ये जो NaCO3 है ना, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को बनाने के लिए नमक की अभिक्रिया जल, CO2 और NH3 इन तीनों चीजों से कराई जाती है। तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, H2O है जल, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 है अमोनिया। ठीक है ना। जब इन चारों चीजों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा। नमक, जल, CO2 तथा अमोनिया की अभिक्रिया परस्पर कराने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो ये इसके बनाने की विधि है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब ये रासायनिक रूप से किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा NaCO3 को जब गर्म किया जाता है, ये ऊष्मा का प्रतीक है। जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके लिए त्रिभुज का प्रतीक यूज करते हैं। तो जब इसको गर्म किया जाता है ना, तीन चीजें प्राप्त होती है। इससे बनता है Na2CO3 और इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में CO2 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर दो Na है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। 2H, यहाँ पर भी 2H है, 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 3 और एक 4 और 2 6 ऑक्सीजन। ठीक है ना। मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कोमा जल तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये इसका रासायनिक गुण है और ये एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो देखो क्या है रासायनिक गुण। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर तीन चीजें बनती हैं, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2। NaCO3 है बेकिंग सोडा। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2। ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है उपयोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा के उपयोग।
तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। ये इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा में मिला देते हैं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण। बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा होता है NaCO3 और क्योंकि ये एक अम्ल है तो इसमें होंगे H+ आयन। तो जब बेकिंग सोडा की विक्रिया टार्टरिक अम्ल से कराई जाती है तो इससे हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो इसमें प्राप्त होती है CO2, इसमें H2O प्राप्त होता है और तीसरा हमें प्राप्त होता है अम्ल का सोडियम लवण। इसमें हमें अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। मतलब ये जो भी अम्ल होगा, सोडियम इस अम्ल के H+ को के अतिरिक्त जो भाग बचेगा उससे विक्रिया करके एक लवण बनाएगा, जिसे कहते हैं अम्ल का सोडियम लवण। और इस विक्रिया में CO2 बनेगी। ये जो CO2 है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है अब ये समझ लेते हैं। तो क्योंकि बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा है, तो इसको जो है खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है, खाने की चीजों में। जैसे कि इसको यूज किया जाता है चीजों को फुलाने के लिए। इस अभिक्रिया से प्राप्त CO2 केक, पावरोटी तथा पकोड़े को फुला देती है तथा स्पंजी बना देती है। तो ये इसका पहला उपयोग था। इसके बाद नंबर 2 दूसरा उपयोग है इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक मीन्स होता है आग बुझाने वाला पदार्थ। अगर कहीं आग लग जाए और हम उस पर जो है बेकिंग सोडा स्प्रे कर दें, छिड़क दें, तो उससे ना आग बुझ जाती है। इसका तीसरा उपयोग है इसका उपयोग अम्लता के उपचार में प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ये बेकिंग सोडा खाने के सोडे के उपयोग हैं। तो अब एक एक करके फिर से वापस देख लेते हैं। तो पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है बेकिंग पाउडर। और जब ये मिश्रण बनाया जाता है तो इससे CO2 प्राप्त होती है और ये CO2 जो है खाद्य पदार्थ जैसे कि केक, रोटी और पकोड़े को फुला देती है और उन्हें स्पंजी बना देती है। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तीसरा उपयोग है इसका उपयोग किया जाता है अम्लता के उपचार में। कभी कभी हमारे शरीर में, आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा।
तो ये दूसरा लवण था बेकिंग सोडा। अब इसके बाद तीसरा जो लवण है वो है धावन सोडा। धावन सोडा, ये इसको कहते हैं धोने का सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट बनाने की विधि, तो बनाने की विधि है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर, जल के साथ कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो जल के 10 अणु सोडियम कार्बोनेट के साथ संयोग करके बनाते हैं Na2CO3.10H2O, और ये जो होता है इसे कहते हैं धावन सोडा। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। तो जब हम धावन सोडा Na2CO3.10H2O को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ना इसमें जल के अधिकांश अणु निकल जाते हैं और जल के बहुत कम अणु बचते हैं। तो ये इसका रासायनिक गुण। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं उपयोग क्या होंगे इसके। धावन सोडा के उपयोग। इसका पहला उपयोग है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में। दूसरा उपयोग है बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में। और इसका तीसरा उपयोग है घरों की साफ सफाई में। और इसका चौथा उपयोग है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। तो ये धावन सोडा के उपयोग हैं, जिसमें से पहला उपयोग है कांच, साबुन और कागज उद्योग में। इन चीजों को बनाने वाले उद्योगों में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये धावन सोडा है तो इससे धुलाई की जाती है, तो इसलिए ना इससे घरों की साफ सफाई की जाती है। और ये जो ना जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकता है। जल की स्थायी कठोरता का मतलब क्या है,
जैसे कि जब जल में अशुद्धि मिल जाती है तो उसे कहते हैं कठोर जल। और ये दो प्रकार की अशुद्धि होती है, एक ऐसी अशुद्धि जिसको आसानी से हटाया जा सकता है तो उस स्थिति में जल कहलाता है अस्थायी कठोर जल। जब जल में मिली हुई अशुद्धि को आसानी से नहीं हटाया जा सकता तो इसको कहते हैं स्थायी कठोर जल। तो जब कोई जल स्थायी कठोर हो जाता है तो उस स्थिति में उसकी स्थायी कठोरता मतलब उसमें मिली हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है धावन सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में लिखते हैं पीओपी। पी फॉर प्लास्टर, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पेरिस, पीओपी। ठीक है ना। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी अर्ध हाइड्रेट। इसका नाम हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या इसको लिखा जा सकता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं नाम लिखने के लिए। नेक्स्ट, बनाने की विधि। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो किस तरह से इसको बनाया जाता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है। तो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। जब इसको गर्म किया जाता है 373 केल्विन ताप पर, तो इससे ना दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है CaSO4.12H2O और इसमें जल के 1.5 अणु अलग हो जाते हैं। मतलब जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इससे हमें पीओपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। तो क्या होता है इसका रासायनिक गुण, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना CaSO4.H2O, ये जो है एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही इसमें जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने पर ना ये बनाता है CaSO4.2H2O, जिसको कहते हैं जिप्सम। और जिप्सम जो है ना एक कठोर सफेद रंग का कठोर पदार्थ है। मतलब हम पीओपी में अगर जल मिला देना तो वो जमकर कठोर हो जाता है। तो इसके इस रासायनिक गुण का ना उपयोग किया जाता है बहुत सारे कामों में। तो अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो क्योंकि पीओपी में गुण है कि जब उसको जल के साथ मिलाया जाता है तो वो कठोर होकर जिप्सम बनाता है, जिप्सम बना लेता है। तो देख लेते हैं इसकी इस कठोरता का उपयोग किन किन कामों में कर सकते हैं। तो इसका पहला उपयोग है चिकित्सा में। चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है टूटी
हड्डियों को जोड़ने में। सेकंड है दंत चिकित्सा में। ये इसका पहला उपयोग है चिकित्सा में। इसका दूसरा उपयोग है मूर्ति, खिलौने तथा आभूषण बनाने में। इन सभी कामों में पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसका पहला उपयोग है चिकित्सा में। चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका पहला उपयोग है चिकित्सा में। चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जिस स्थान पर हड्डी टूटी होती है वहां पर पीओपी का एक प्लास्टर कर दिया जाता है। दूसरा उपयोग है दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में दांतों का मॉडल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मूर्ति, खिलौने और आभूषण बनाने में। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग थे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीला तोता। नीले तोते का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और इसका सूत्र है CuSO4.5H2O। इसके बाद नेक्स्ट है साधारण नमक जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। तो क्या होता है क्रिस्टलन का जल? कुछ लवण के सूत्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर जल के अणु उपस्थित नहीं होते, जबकि कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मूले में, जिनके सूत्र में जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो किसी लवण में उपस्थित जल के जो अणु होते हैं ना, उसी को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण में उपस्थित जल के अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसके उदाहरण में ले सकते हैं CaSO4.2H2O। तो इसमें यह है जल का क्रिस्टलन का जल। इसी तरह से ले सकते हैं CuSO4.5H2O। तो इसमें ये जो अणु है ये क्रिस्टलन का जल है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्या होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया? क्लोर क्षार प्रक्रिया में NaCl सोडियम क्लोराइड की विक्रिया कराई जाती है जल से, H2O से। तो NaCl की विक्रिया H2O से कराने पर बनता है NaOH और इसमें बनती है क्लोरीन गैस और इसमें H2 डाइहाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे संतुलित कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक H और यहाँ 2H है, तो यहाँ पर हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब यहाँ पर 2H होगी। 2H और 2H टोटल 4H। सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 1 सोडियम, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे जिससे कि यहाँ पर भी 2 सोडियम हो जाए। लेकिन अब यहाँ Cl कितने हो गए? 2 Cl, तो यहाँ पर भी Cl 2 है। यहाँ पर 2H प्लस 2H 4H, जबकि यहाँ पर 2H है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4H, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराने पर बन रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है, जबकि Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्षार और क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कहीं भी आज की इस वीडियो में किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।